पिछले क्लास तक हम लोग एंट्रोपी का डिस्कशन किए थे कि एंट्रोपी क्या होता है। एंट्रोपी बेसिकली स्टेट फंक्शन होता है। अगर वो स्टेट फंक्शन है तो वो सिर्फ टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंडेंट फैक्टर है, क्योंकि हर स्टेट फंक्शन स्टेट वेरिएबल पे डिपेंडेंट रहता। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस मांगकर निकाला जाएगा, लेकिन सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज हमेशा एक्चुअल हीट अपॉन टेम्परेचर, एक्चुअल हीट एक्सचेंज अपॉन टेम्परेचर। तुम्हें ध्यान होगा मैंने लिखा था डेल्टा एस एस ए सराउंडिंग, तो डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू एक्चुअल अपॉन, लेकिन टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता? कांस्टेंट। सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट और तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया 1/t इंटीग्रल ऑफ डी क्यू एक्चुअल, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या आएगा? क्यू। तो क्यू एक्चुअल अपॉन टेम्परेचर, दैट इज डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, दैट इज डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। फिर हम लोगों ने प्रूव किया कि फॉर आइसोलेटेड system, if any irreversible spontaneous process happens, then delta S will be always greater than, delta S system will be always greater than 0. इसको हम सेंटेंस में भी लिखाए थे कि in a isolated system, if there will be any spontaneous process या irreversible process happening, then definitely the entropy will always increase, leads to entropy increase. अगर किसी isolated system में spontaneous या irreversible process होता है, ध्यान रखना कि सारे spontaneous process irreversible होते हैं, या उल्टा भी बोल सकते हो, सारे irreversible process spontaneous process होता है। अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में अगर स्पॉन्टेनियस या इरिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा हो तो हमेशा उस सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ेगा। डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 मतलब एंट्रोपी बढ़ रहा है। कब तक बढ़ेगा? जब तक प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस कब तक चलेगा? जब तक कि इक्विलिब्रियम में आ जाए। समझ में आ रहा है? नोट करो। इन आइसोलेटेड सिस्टम, in a isolated system, due to spontaneous process, in a isolated system, due to spontaneous process, in a isolated system, due to spontaneous process, the entropy increases, the entropy increases and reaches its maximum at equilibrium. And reaches its maximum at equilibrium. अगर एंट्रोपी कॉन्टिन्यूअस बढ़ रहा है, कब तक बढ़ेगा? जब तक प्रोसेस चलेगा। जैसे ही प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आ गया, एंट्रोपी बढ़ना रुक जाएगा, और वो जो पॉइंट पे जो एंट्रोपी होगा उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम एंट्रोपी। एंट्रोपी रीचेस इट्स मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आ रहा? फिर हम लोगों ने ये देखा कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0 हुआ तो किस टाइप का प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस बोलो या इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलो। अगर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू 0 आ जाए तो वो प्रोसेस होगा रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो, हम लोग बेसिकली ये जो चीज डिराइव किए वो कहां से डिराइव किए? साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू इरिवर्सिबल बाई टी लेस देन 0, इसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये इक्वेशन डिराइव किए, है ना। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते? साइक्लिक इंटीग्रल डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी इक्वल टू 0। जब इक्वल टू 0 लेकर डिराइव करते, इक्वल टू 0, तो किसी भी प्रोसेस में अगर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू 0 आ जाता है
तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। और डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग लेस देन 0 आ गया, द प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस, या बोलो नॉट फीजिबल। तो ये 3 कंडीशन याद रखिएगा। कभी कभी आपके पास आएगा सवाल कि प्रूव दैट द प्रोसेस इज नॉट स्पॉन्टेनियस। तो आपको प्रूफ कैसे करना है? डेल्टा एस सिस्टम निकालना है, डेल्टा एस सराउंडिंग निकालना है और दोनों को जोड़कर नेगेटिव दिखा देना है। प्रूव दैट द प्रोसेस इज रिवर्सिबल इक्वल टू 0 दिखा देना है। प्रूव दैट द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस ग्रेटर देन 0 दिखा देना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान रहे। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग को डेल्टा एस टोटल भी बोला जाता है। दोनों का जोड़ को डेल्टा एस टोटल। डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 स्पॉन्टेनियस, लेस देन 0 नॉट स्पॉन्टेनियस, इक्वल टू 0 रिवर्सिबल। डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेशन। सिस्टम का डेल्टा एस कैलकुलेशन बिल्कुल जनरल एक्सप्रेशन हम लिख रहे हैं। सिस्टम का डेल्टा एस कैलकुलेशन बाय अज्यूमिंग द प्रोसेस to be reversible, by assuming the process to be reversible। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U। ये तो हमेशा ट्रू है कि नहीं? या हम लिख सकते हैं dQ इज इक्वल टू DU माइनस ऑफ DW। बात बराबर है। फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन लिखे तो हम लिखेंगे dQ रिवर्सिबल, du माइनस dw रिवर्सिबल। ये फर्स्ट लॉ मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस मानते हुए लिख दिया। तो dQ को रिवर्सिबल बोल दिया, dw को भी रिवर्सिबल बोल दिया। dQ रिवर्सिबल विल बी इक्वल टू du माइनस वर्क डन रिवर्सिबल क्या होता है? माइनस pdv। P एक्सटर्नल को P लिख दिए क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस मानकर चल रहे हैं। Therefore, dQ reversible will be equal to what is a du? Du is basically CV dt for 1 mole gas ideal लेकर चल रहे हैं। For 1 mole of ideal gas n CV dt होता है, लेकिन n को हम क्या ले लिए? 1 प्लस P dV। माइनस और माइनस प्लस हो गया, दोनों तरफ टेम्परेचर से डिवाइड कर दो। dQ रिवर्सिबल बाय T इज इक्वल टू CV dt अपॉन T प्लस P बाई T इंटू dV। या लिख सकते हैं dQ रिवर्सिबल बाय T इज इक्वल टू CV dt बाई T प्लस व्हाट इज P बाई T? PV इज RT, n का वैल्यू 1, तो P बाई T हो जाएगा R बाई V। तो R इंटू dV अपॉन इंटीग्रेट कर दो। ये इंटीग्रल क्या कहलाता है? यही कहलाता है इंटीग्रल ऑफ ds। इंटीग्रल ऑफ ds फ्रॉम 1 to 2, T1 से T2, और यहां इंटीग्रेशन होगा V1 से V2। देयरफॉर डेल्टा S सिस्टम इज इक्वल टू CV dt बाई T, CV कांस्टेंट, CV ln T2 बाई T1 प्लस R ln V2 बाई V1। लेकिन ध्यान रहे ये तो 1 मोल आइडियल गैस के लिए निकला। अगर n मोल्स होते तो उसमें n से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जनरल एक्सप्रेशन हम यहां लिख रहे हैं, डेल्टा एस सिस्टम will be equal to NCV ln T2 by T1 plus NR ln
V2 by V1। हर प्रोसेस के लिए वैलिड यूजिंग आइडियल गैस। थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे हम इसी इक्वेशन को। डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू CV ln T2 by T1 प्लस R ln, अब देखो V2 by V1, तो V2 को हम लिख सकते हैं R T2 by P2 और V1 को लिख सकते हैं R T1 upon P1। R और R कट जाएगा, ये बचेगा CV ln T2 by T1 प्लस R ln T2 by T1 इंटू P1 by P2। तो इंटू को हटा दे, अलग अलग कर दे, R ln T2 by T1 प्लस R ln P1 by P2। सबको समझ में आ रहा है क्या किए? अब यहां अगर हम ln T2 by T1 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आएगा? CV प्लस R, और CV प्लस R क्या होता है? CP। ये इक्वेशन बन जाएगा CP ln T2 by T1 R ln P1 by P2। तो साथ ही साथ एक और इक्वेशन हम लिख रहे डेल्टा एस का, ये 1 मोल, n मोल के लिए डेल्टा एस सिस्टम विल बी इक्वल टू NCP ln T2 by T1 प्लस NR ln P1 अपॉन, दोनों इक्वेशन का आप इस्तेमाल डायरेक्ट कर सकते हैं फॉर आइडियल गैस सिस्टम, फॉर आइडियल गैस। कोई भी प्रोसेस हो आइडियल गैस के साथ हो, डेल्टा एस सिस्टम इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। जैसे मान लो तुमसे बोले कैलकुलेट द डेल्टा एस सिस्टम इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर से T1 T2 बराबर बनी हो गया 0, बच क्या जाएगा? या तो बोल दो NR ln V2 by V1 या बोल दो NR ln P1 by P2। आइसोथर्मल। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक में प्रेशर क्या होता है? सेम, प्रेशर सेम होता है तो P1 P2 बराबर हो गया, ये 0 हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा? NCP ln T2 by T1। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट V1 V2 बराबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा NCV ln T2 by T1। समझ में आ रहा है? एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में टेम्परेचर भी चेंज करता है, प्रेशर भी चेंज करता है, पूरा एक्सप्रेशन ही कहलाएगा डेल्टा एस। यहां कोई 0 होगा नहीं, तो पूरा एक्सप्रेशन लिख देंगे, यही डेल्टा एस है। T1 T2 पता करो, V1 V2 पता करो, बैठाओ, निकालो डेल्टा एस। समझ में आ रहा? तो आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा एस सिस्टम, हम अभी सराउंडिंग का बात ही नहीं कर रहे। डेल्टा एस सिस्टम NR ln V2 by V1 या बोलो NR ln of P1 by P2। अब तुम खुद देखो, अगर V2 बड़ा है V1 से, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है इनिशियल वॉल्यूम से, मैंने गैस एक्सपैंड किया, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? एंट्रोपी बढ़ा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर वॉल्यूम बढ़ता है किसी गैस का, एंट्रोपी बढ़ता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इफ V increases, S also increases. If T decreases, S also increases. सेम चीज, P डिक्रीजेस का मतलब P2 कम, P1 ज्यादा, पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर? आइसोबारिक
आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम सीधे लिख देंगे NCP ln T2/T1 P1P2 बराबर आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम इट इज NCV ln T2/T1 एडियाबेटिक में डेल्टा एस सिस्टम पूरा NCV ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1। अब देखेंगे इसका वैल्यू क्या आता है, देखेंगे। ये सारे जगह हम लोग स्टेटमेंट ऐसे लिख सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर इफ T increases entropy increases, if T decreases entropy decreases। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा। डेल्टा एस नेगेटिव है, एंट्रोपी घट रहा है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस एस इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस एस डिक्रीजेस। एक बंद कंटेनर में गैस है, उसको हीट करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, उसके मॉलिक्यूल और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, हाईली रैंडम हो जाएगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। लेकिन हम लोग को यह पता है एडियाबेटिक में कि एडियाबेटिक में जब एक्सपेंशन होता है तो गैस का टेम्परेचर घटता है, क्योंकि अगर वर्क किया सिस्टम तो अपना इंटरनल एनर्जी घटाकर करता है। एडियाबेटिक में तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है। अब वॉल्यूम तो बढ़ा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी, टेम्परेचर घटा नेगेटिव क्वांटिटी। अब फाइनल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा, वो बात की बात है, देखेंगे। For any chemical gaseous reaction, for any chemical gaseous reaction, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए। जैसे मान लो A of A गैस प्लस B of B गैस इज गिविंग C of C गैस प्लस D of D गैस। अगर if delta Ng is greater than 0, then delta S of the reaction will be also greater than 0। गैस के नंबर ऑफ मोल्स अगर बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस का बढ़ने से रैंडमनेस बढ़ेगा, एंट्रोपी बढ़ेगा। If delta Ng is less than 0, delta S of the reaction will be also less than 0। इस रिएक्शन में एंट्रोपी फाइनली घट रहा है। If delta Ng is equal to 0, we can't say anything। फिर थर्मोडायनामिक डेटा देखना पड़ेगा। सेकंड बात, एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू, ध्यान देना, C times entropy of C, D times entropy of D, minus A times entropy of A, minus B times entropy of B। हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट का एंट्रोपी वैल्यू दिया हुआ होगा और आपको कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करके डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन आप निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस कैन बी कैलकुलेटेड। अब तक हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू एच बोलते थे, ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ डेल्टा यू डेल्टा एच जान सकते हैं। लेकिन एंट्रोपी का एब्सोल्यूट वैल्यू भी कैलकुलेट किया जा सकता है, एंड दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम अलग से पढ़ाएंगे। अभी के लिए तो बस इक्वेशन ये लिख लो।
थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का एब्सोल्यूट वैल्यू एंट्रोपी का किसी भी टेम्परेचर पर कैलकुलेट किया जा सकता है। इसलिए हर एलिमेंट, हर कंपाउंड, हर गैस, लिक्विड, सॉलिड, सबका एंट्रोपी वैल्यू हमें पता रहता है। अगर किसी रिएक्शन में दिया हुआ है तो सीधे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना मत भूलना। डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड, कैन बी कैलकुलेटेड। आगे लिखो, एज एटॉमिसिटी इंक्रीजेस, नहीं उससे पहले, चलो ये तो पहला, दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि एंट्रोपी ऑफ सॉलिड ऑब्वियसली इज लेस देन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड इज लेस देन एंट्रोपी ऑफ गैस। चौथा, इन गैसेस एज द atomicity increases, entropy increases. As the atomicity increases, entropy increases. जैसे entropy of NO gas is less than entropy of NO2 gas. Entropy of helium gas is less than entropy of oxygen gas. Entropy of methane gas is less than entropy of C2H6 gas. गैसों में जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ता है वैसे वैसे उस गैस का एंट्रोपी भी बढ़ता है। तो कंपैरिजन करने के लिए आए तो एटॉमिसिटी का ये रूल लगाना, इफ द एटॉमिसिटी इज सेम, इफ द एटॉमिसिटी इज सेम, then as molecular weight increases, entropy increases. अगर दो गैस का एटॉमिसिटी अगर सेम है तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ेगा। कहने का मतलब S of N2 is less than S of O2. ये भी डायएटॉमिक, ये भी डायएटॉमिक। Obviously, this will be greater than S of H2. Clear? Clear? If the atomicity is same, then the entropy of the gas will increase as the molecular weight will increase. Clear? कार्बन मोनोक्साइड CO का एंट्रोपी ज्यादा होगा कि NO का? CONO 16 तो कॉमन है, ये 14 है और ये 12 है। मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा, इसका कम, एटॉमिसिटी सेम। क्लियर? अब देखो ये कंपैरिजन भी देखना। 6, 1 मोल O2 का एंट्रोपी ज्यादा होगा कि 2 मोल O का एंट्रोपी ज्यादा होगा? मास तो सेम है, 32 और 32, टोटल तो 32 ही ग्राम। 1 मोल O2 का ज्यादा होगा कि 2 मोल O का ज्यादा होगा? तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि O2 इज बिकमिंग 2O, दोनों गैस है, तुरंत बोलेंगे डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0, 2 - 1, एंड डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0 मतलब एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग। 1 मोल O2 का एंट्रोपी 2 मोल O से कम होता है। सिमिलरली 1 मोल N2 का एंट्रोपी 2 मोल N से कम होता है। लेकिन वही अगर हम बोले कि 1 मोल O2 और 1 मोल ऑक्सीजन, किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा? 1 मोल O2 और 1 मोल O, किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा? 1 मोल O2 का। कहने का मतलब आपने कुछ ऐसा कर दिया कि ½ into O2 है कि नहीं, is giving O. Clear? डेल्टा Ng
कैसा नेगेटिव? एटॉमिसिटी, यहां एटॉमिसिटी का कारण है। मास जहां ज्यादा है, यहां पर मास O2 का ही ज्यादा है, 32, वहां 16। क्लियर? सिमिलरली एंट्रोपी ऑफ 1 मोल N2 ले लिए और 2 मोल O ले लिए। 1 मोल N2 और 2 मोल O, किसका एंट्रोपी ज्यादा? जिसका मास ज्यादा उसका एंट्रोपी ज्यादा। जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा वहां एंट्रोपी ज्यादा। यहां पर बोलेंगे 2 मोल गैस, 1 मोल गैस। दूसरी बात 28, 32, समझ में आ रहा? इसी का ठीक अगर हम उल्टा कर दें कि 1 मोल O2 ले लें और 2 मोल N ले लें, 1 मोल O2 और 2 मोल N, एक मोल O2 32, 2 मोल N 28। मास इसका ज्यादा है, इसका मास कम है, लेकिन मोल्स ऑफ गैस इसका ज्यादा है, मोल्स ऑफ गैस कम है। वी कैन नॉट से। जहां दोनों पैरेलल रहेगा वहां पे हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन जहां दोनों अपोजिट चल रहा है तो कैसे बता सकते हैं किसका मास ज्यादा है, किसी का मास ज्यादा है, किसी का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ज्यादा है। यहां पे हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते। किसमें? नंबर ऑफ एटम्स अगर देखें तो यहां भी 2 मोल एटम है, यहां भी 2 मोल एटम है। एटॉमिसिटी से क्या समझते हो? नंबर ऑफ एटम्स ही ना। तो किसमें? लेकिन मास किसका ज्यादा है? यहां पे 32, 28, मास ज्यादा, यहां मास कम, यहां पे मोल्स ज्यादा। गैस का हिसाब से अगर एटॉमिसिटी देखे तो 2 ही 2 आएगा, लेकिन मोल्स ऑफ गैस अगर देखे तो मोल्स भी ज्यादा, मोल्स कम, दोनों मिलके वो हो गया ज्यादा एंट्रोपी, ये हो गया कम एंट्रोपी। यहां पर अगर हम देख रहे हैं मोल्स ऑफ गैस तो यहां 2 मोल, यहां 1 मोल, 2 N 2, एटॉमिसिटी तो सेम ही मानेंगे इसको। लेकिन जहां मास देख रहे हैं तो यहां आ रहा 32, यहां आ रहा 28। कैसे बता सकते हैं? एक और इसमें लिखो, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड, तो किसका ज्यादा होगा एंट्रोपी? कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड में किसका ज्यादा होगा एंट्रोपी? तो बिल्कुल क्लियर दिमाग लग रहा है कि डायमंड में बिल्कुल रेगुलरली टेट्राहेड्रली अरेंज्ड रहता है, मोर कॉम्पैक्ट, लेस एंट्रोपी। ग्रेफाइट में मोर एंट्रोपी। तो जब भी कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड की ओर कन्वर्शन होगा तो एंट्रोपी हमेशा घटता है। डेल्टा एस नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, ये तो गैसों के एंट्रोपी के बारे में था। For solids and liquids, देखो हम लोग डेरिवेशन गैस के लिए कैसे स्टार्ट किए थे? dq इज इक्वल टू du प्लस ऑफ pdv, ऐसे आया था ना इक्वेशन। उसके बाद इंटीग्रेट किए थे तो सॉलिड और लिक्विड में ये dv क्या होगा? 0। वॉल्यूम इज कांस्टेंट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, तो dq क्या हो जाएगा? du के बराबर बोलेंगे, यस और नो। और फाइनली जब इंटीग्रेट करके आएंगे तो डेल्टा एस सिस्टम क्या आना चाहिए?
डेल्टा एस सिस्टम आ जाएगा NCln ऑफ T2/T1। भले आएगा CV, लेकिन गैस के लिए CV और CP अलग अलग होता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होता है? CP इज CV इज इक्वल टू सम C हम मान रहे हैं। तो NCln T2/T1 will be the change in the entropy for solid or liquid under any condition, but no phase change should happen. No phase change should happen मतलब सीधा सॉलिड को हम गर्म कर रहे हैं या ठंडा कर रहे हैं, ये नहीं कि गर्म करने के चक्कर में वो मेल्ट कर जाए। सॉलिड T1 पे था और उसी को हीट करके सॉलिड ही T2 पे ले गए, तो कितना एंट्रोपी चेंज? समझ में आ रहा? तो ऑब्वियसली सॉलिड या लिक्विड को हीटिंग और कूलिंग का ही सिर्फ फर्क पड़ता है। हीट किए तो T2 बढ़ा है T1 से, डेल्टा एस पॉजिटिव, एंट्रोपी बढ़ा। सॉलिड को हीट करो तो एंट्रोपी बढ़ता है, सॉलिड को ठंडा करो तो उसका एंट्रोपी घटता है। वैसे ही लिक्विड में भी, लिक्विड को हीट करेंगे तो उसका एंट्रोपी बढ़ेगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो एंट्रोपी घटेगा। फेज चेंज नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग हीटिंग और कूलिंग। Phase change should not happen. For solid or liquid, heating means increase in entropy, cooling means decrease in entropy, but phase change should not occur. Then only you can use this formula, else this formula is not valid. Ideal gas में सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। लेट द प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। सिलेंडर पिस्टन सिस्टम था, ये गैस मान ले एक्सपैंड कर रहा है या कंप्रेस कर रहा है, बट इट इज गोइंग आइसोथर्मली रिवर्सिबली। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है? 0। Q क्या होता है? माइनस ऑफ W। और W क्या होगा रिवर्सिबल आइसोथर्मल में? माइनस nRT ln V2/V1, या लिख सकते हैं माइनस nRT ln ऑफ P1/P2, लिख सकते हैं ना। Q रिवर्सिबल कितना हो जाएगा? माइनस के बदले प्लस, क्योंकि माइनस W है ना Q। nRT ln V2/V1, या लिख सकते हैं nRT ln P1/P2। हम जनरल तरीके से जा रहे हैं। डेल्टा एस सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dq रिवर्सिबल बाई T। ये प्रोसेस एक्चुअली रिवर्सिबल है, तो यहां पे मानने होने का जरूरत नहीं है, ये तो एक्चुअली गिवन है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। और आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ dq रिवर्सिबल क्या आएगा? q रिवर्सिबल बाई T। आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम Q रिवर्सिबल बाई T होता है, और आप Q रिवर्सिबल निकाल चुके हो। Q रिवर्सिबल का एक्सप्रेशन ये ले लो या ये ले लो, और उसको T से क्या करो? डिवाइड कर दो। T से जैसे डिवाइड करोगे T और T क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कटेगा ना। तो लिखोगे nRT ln V2/V1 डिवाइडेड बाई T। T और T कट गया, हेंस nR ln V2/V1 इट इज द एंट्रोपी चेंज, जो कि हम जनरल फॉर्मूला से भी बता रहे थे। ठीक है, अब बारी आया डेल्टा एस सराउंडिंग निकालने का। व्हाट विल बी द डेल्टा एस सराउंडिंग? और डेल्टा एस सराउंडिंग हमें पता है कि इट इज ऑलवेज Q एक्चुअल अपॉन टेम्परेचर। Q एक्चुअल अपॉन टेम्परेचर। देखो, ये जो हीट की बात हम लोग कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला में जो हीट है, इट इज फॉर सिस्टम। अगर ये V2 बढ़ा है V1 से, तो ये Q क्या आएगा? पॉजिटिव। गैस एक्सपैंड किया, अगर ये गैस एक्सपैंड करेगा तो हीट इसके अंदर जाएगा। समझ में आ रहा? Q रिवर्सिबल जो हीट है इसके अंदर जाएगा, और हीट गेन्ड बाय द सिस्टम इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर हीट गया, मतलब इनडायरेक्टली सराउंडिंग के लिए हीट लॉस है वो। और हीट लॉस क्या होता? नेगेटिव। सराउंडिंग सिस्टम के अंदर एक्चुअल हीट कितना गया?
ये तो एक्चुअल हीट ही है, क्योंकि प्रोसेस तो रिवर्सिबल दिया हुआ है, यही एक्चुअल हीट है। तो सराउंडिंग ने एक्चुअली हीट कितना लॉस किया? सेम मैग्नीट्यूड, लेकिन साइन समझ में आ रहा है? तो यहां हम लिखेंगे माइनस ऑफ nRT माइनस ऑफ Q रिवर्सिबल अपॉन T। ये जो Q रिवर्सिबल था वो सिस्टम के लिए था, तो सराउंडिंग के लिए साइन चेंज करना जरूरी है, क्योंकि सिस्टम अगर गेन करता है हीट तो सराउंडिंग लॉस करता है, सिस्टम लॉस करता है हीट तो सराउंडिंग गेन करता है। थोड़ा सा तुम ध्यान दो बेटा, तुम्ही को बोल रहे हैं क्या सर? समझ में आ रहा क्या चल रहा है? माइनस nRT ln V2 बाई V1 होल डिवाइड बाई T और T कट जाएगा और यहां पर भी आ जाएगा माइनस nR ln V2 बाई V1, और ये है डेल्टा एस सराउंडिंग। और जब हम लोग डेल्टा एस सिस्टम को और डेल्टा एस सराउंडिंग को दोनों को जब जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएगा और अल्टीमेटली क्या आएगा? डेल्टा एस टोटल विल कम 0 एंड हेंस इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ के कॉपी करते चले जाओ। तुम ये सोचो कि बस यही न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है। अगर यही आइसोथर्मल प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल होता, इफ इरिवर्सिबल, ऐसे समझो सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, इसके अंदर गैस था, लेट पी एक्सटर्नल कांस्टेंट, ये एक्सपैंड कर रहा है, मान ले एक्सपैंड कर रहा है या कंप्रेस कर रहा है, लेकिन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के मदद से, तो हो गया ना इरिवर्सिबल। आइसोथर्मल तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल में भी डेल्टा यू 0 ही होता है। क्लियर? तो हम लोग आइडियल गैस का ही पढ़ेंगे सेकंड लॉ में, रियल गैस को नहीं लाएंगे। डेल्टा यू 0 Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W। ध्यान से सुनना, एक्चुअली ये प्रोसेस कैसा है? इरिवर्सिबल। लेकिन अगर मेरे को डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करना है तो हम इसको क्या मान लेंगे? फॉर डेल्टा एस सिस्टम लेट इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। हम डेल्टा एस सिस्टम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि मान लेते हैं कि ये भी प्रोसेस जो था वो रिवर्सिबल था। अगर रिवर्सिबल ही था तो ये और वो उसमें कोई अंतर ही नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे हमने वहां पर Q रिवर्सिबल, देयरफॉर Q रिवर्सिबल कितना लिख दोगे? nRT ln V2 बाई V1। अगर आपने उसे रिवर्सिबल मान लिया तो वर्क रिवर्सिबल क्या होता? माइनस nRT ln V2 बाई V1। Q रिवर्सिबल क्या आ जाएगा? nRT ln V2 बाई V1। सेम चीज आएगा ना, क्योंकि हम इसको रिवर्सिबल मान लिए और वहां पे एक्चुअली था, तो दोनों में रिजल्ट तो सेम आना चाहिए। तो हम तुरंत बोलेंगे डेल्टा एस सिस्टम कितना हो गया? डेल्टा एस सिस्टम हो गया nR ln ऑफ V2 बाई V1। ध्यान रहे, अगर गैस V1 से V2 तक ही एक्सपैंड किया है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, V1 से V2 कांस्टेंट टेम्परेचर पे, चाहे रिवर्सिबली किया हो या इरिवर्सिबली किया हो, एंट्रोपी चेंज इज सेम। एंट्रोपी चेंज इज सेम है कि नहीं? अब यहां पर डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे निकालेंगे? डेल्टा एस सराउंडिंग इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बाय एक्चुअल हीट। तो हम पता करेंगे कि इस सिस्टम में एक्चुअली हीट कितना एब्जॉर्ब या कितना एक्सचेंज हुआ। एक्चुअल, ठीक है, Q इज इक्वल टू माइनस W, हमें पता है W विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। देयरफॉर Q विल बी इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। साइन चेंज कर दिए, समझ में आ रहा क्या किए? लेकिन ये जो Q निकला है इट इज फॉर सिस्टम। अगर V2 बड़ा है, V1 छोटा है, पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया,
V2 छोटा होता, V1 बड़ा होता, कंप्रेशन, Q आता नेगेटिव, मैंने सिस्टम ने रिजेक्ट किया। तो ये जो भी हम वर्क कर रहे हैं फर्स्ट लॉ लगा के या फॉर्मूला लगा के, ये सिस्टम के लिए किए हम। सराउंडिंग के लिए हीट कितना, इस हीट का साइन को हम लोग क्या करेंगे, तो ध्यान रहे कि Q फॉर द सराउंडिंग विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ Q ऑफ द सिस्टम। साइन चेंज करना है, तब हम लिखेंगे Q एक्चुअल फॉर द सराउंडिंग विल बी माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। अगर सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, सराउंडिंग लॉस करेगा। सिस्टम लॉस किया, सराउंडिंग गेन करेगा, सराउंडिंग के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा? अब हम निकालेंगे डेल्टा एस सराउंडिंग। डेल्टा एस सराउंडिंग विल बी माइनस ऑफ P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई T। समझ में आ रहा? और ये क्वांटिटी जो आएगा, छोटा नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। छोटा नेगेटिव, बड़ा पॉजिटिव जुड़ेगा, रिजल्टेंट विल बी पॉजिटिव। और ये छोटा नेगेटिव क्यों आएगा हम आपको बता दे रहे। मान लो एक्सपेंशन, तो हमें पता है कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क। यहां वर्क डन कम है, वहां वर्क डन ज्यादा है अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो। अगर यहां वर्क डन अगर कम है मतलब कि हीट का गेन कम है। अगर हीट का गेन अगर कम है मतलब सराउंडिंग के लिए हीट का लॉस कम है, इसलिए ये क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कम है। समझ में आ रहा है? और ये दोनों वैल्यू को जब हम जोड़ेंगे 100% ग्रेटर देन आएगा 0। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग जब किया जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 आएगा ही आएगा। तो देख लो कैसे वर्कआउट करना है। सिस्टम के लिए तो सबसे आसान है यार, जनरल फॉर्मूला से ही निकाल देना। सराउंडिंग के लिए एक्चुअल हीट कैलकुलेट किया जाता है कि वास्तव में सराउंडिंग ने कितना हीट लॉस किया या गेन किया जब वो प्रोसेस हुआ। क्लियर? कॉपी करो, समझ के बढ़िया से। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। हाँ, क्या कंप्रेशन होता तो होता ये कि ये बड़ा नेगेटिव क्वांटिटी हो जाता, ये बहुत बड़ा नेगेटिव क्वांटिटी, और ये हीट जो होता वो छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी। क्योंकि ये बड़ा नेगेटिव क्यों, मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा कैसे हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन में वर्क डन इरिवर्सिबल बिकम्स ग्रेटर देन। समझ में आ रहा है? तो एनीवे दोनों का जोड़ ग्रेटर देन 0, स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर है? सॉरी, बड़ा नेगेटिव बोल रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव ना।
ये तो वर्क डन है ना बेसिकली, और कंप्रेशन होगा तो ये तो छोटा हो गया V2 लेस देन V1, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो ये बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा और वो वाला छोटा नेगेटिव रह जाएगा। तो एनीवे कंप्रेशन हो इरिवर्सिबल या एक्सपेंशन हो इरिवर्सिबल, वो आएगा तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0। आगे लिखो एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में कैसे डील करेंगे? एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें पता है कि Q इज ऑलवेज इक्वल टू 0, चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, Q 0। लेट रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस हम मान के चल रहे हैं। अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअली मान के चल रहे हैं तो हमें पता है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस लेट क्यू, लेट माने एक्चुअली द प्रोसेस इज रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग हमेशा क्या होता है? 0। ठीक है, सिंस एक्चुअल हीट इज 0 तो डेल्टा एस सराउंडिंग हमेशा क्या आएगा? डेल्टा एस सराउंडिंग आएगा 0। एडियाबेटिक प्रोसेस में तो कोई हीट एक्सचेंज होता ही नहीं है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में, तो सराउंडिंग के लिए एक्चुअल हीट हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो अगर डेल्टा एस सराउंडिंग अगर 0 हो गया, ये अगर 0 हो गया, इट इंप्लाइज डेल्टा एस सिस्टम विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0। हमें पता है कि डेल्टा एस सिस्टम होता है NCV ln T2 by T1 प्लस NR V2 by V1, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा एस सराउंडिंग 0 होता है और साथ में डेल्टा एस सिस्टम भी 0 होता है। अब सोचो क्यों? मान लो एडियाबेटिक में एक्सपेंशन हुआ, तो एक्सपेंशन हो रहा है माने वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने के वजह से एंट्रोपी बढ़ी होगी, स्पेस बढ़ता है तो एंट्रोपी बढ़ता है। लेकिन एडियाबेटिक में साथ ही साथ जब एक्सपेंशन हो रहा है तो उसका टेम्परेचर भी घट रहा है, माने वो कूल हो रहा है, और कूलिंग के चलते एंट्रोपी घटेगा। तो हम लोग ये कहते हैं द इंक्रीज इन द एंट्रोपी बिकॉज ऑफ वॉल्यूम इंक्रीज इज कंपेंसेटेड बाय द डिक्रीज इन द एंट्रोपी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज। ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन मैग्नीट्यूड वाइज बिल्कुल सेम और साइन अपोजिट। द इंक्रीज इन द एंट्रोपी ड्यू टू वॉल्यूम इंक्रीज इज कंपनसेटेड बाय द इंक्रीज इन द एंट्रोपी ड्यू टू वॉल्यूम इंक्रीज, द इंक्रीज इन द एंट्रोपी ड्यू टू वॉल्यूम इंक्रीज is compensated by temperature decrease in a reversible adiabatic process. The increase in the entropy due to volume increase is compensated by the decrease in the entropy because of temperature decrease in a reversible adiabatic process. Reversible adiabatic process में entropy of system remains constant. Delta S of system 0 का क्या मतलब है? Entropy of the system remains constant. ठीक है, अब यही देखो
irreversible adiabatic process. irreversible adiabatic, फिर से Q0, डेल्टा S सराउंडिंग क्या हो गया, Q एक्चुअल अपॉन T, ये तो 0 आ जाएगा क्योंकि Q एक्चुअल अभी भी 0 है, तो डेल्टा S सराउंडिंग दोनों केस में 0 होता है, चाहे रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो या इरिवर्सिबल एडियाबेटिक हो, डेल्टा एस सराउंडिंग दोनों केस में 0, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक में डेल्टा एस सिस्टम 0। लेकिन डेल्टा एस सिस्टम इज नॉट इक्वल टू 0, बेसिकली इट इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0 आता है। कैसे? अब हम लिखेंगे डेल्टा एस सिस्टम is NCV-ln of T2 prime upon T1 plus NR-ln V2 by V1। अब सोच हम T2 प्राइम क्या है लिखे। सोचो, एक गैस रिवर्सिबल एडियाबेटिक V1 से V2 तक एक्सपैंड किया, सेम गैस इरिवर्सिबल एडियाबेटिक से वही V1 से V2 तक एक्सपैंड किया। उसका ओरिजिनल टेम्परेचर T1 था दोनों केस में शुरू में, क्या फाइनल टेम्परेचर दोनों केस में सेम होगा? ऐसा तो सवाल हम लोग भी किए हैं यार, ऐसा सवाल किए थे ना कि चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, फाइनल टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है। कहां पर? इरिवर्सिबल वाले में। ये पढ़े हो ना? एक्सपेंशन हो तो भी फाइनल टेम्परेचर ज्यादा, कंप्रेशन हो तो भी फाइनल टेम्परेचर ज्यादा। कहां पर? इरिवर्सिबल में। इसीलिए T2 प्राइम कर दिए, वो सेम T2 नहीं लिखे। तो यहां हम लोग बोलेंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने से जो एंट्रोपी बढ़ा, या ऐसा सोचिए, वॉल्यूम के बढ़ने से जो एंट्रोपी बढ़ा वो पूरा कंपेंसेट नहीं हुआ टेम्परेचर के घटने से, क्योंकि टेम्परेचर उतना नहीं घटा है जितना कि रिवर्सिबल में घट गया था। रिवर्सिबल में तो 100 से 50 पे आ गया था, लेकिन इरिवर्सिबल पे 100 से अभी ये 60-70 पे ही है। एक्सपांशन सेम हुआ लेकिन डिक्रीज इन टेम्परेचर सेम नहीं हुआ। रिवर्सिबल में डिक्रीज इन टेम्परेचर ज्यादा, इरिवर्सिबल में डिक्रीज इन टेम्परेचर कम। फाइनल टेम्परेचर T2 प्राइम इज ग्रेटर देन, तो हमें पता है कि T2 प्राइम इज ग्रेटर देन ओरिजिनल T2। इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन 0। कैसे? ठीक है, अगर इस एक्सप्रेशन में अगर हम 0 माइनस करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? और 0 कौन था? ये पूरा एक्सप्रेशन था। ये पूरा एक्सप्रेशन को हम इसी में माइनस कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा एस सिस्टम विल बी इक्वल टू NCV-ln T2 प्राइम बाई T1 प्लस NR-ln V2 बाई V1 माइनस ऑफ NCV-ln T2 बाई T1 माइनस NR-ln V2 बाई V1। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है? 0 है। ये तो कट गया। जब इसको कंबाइन करोगे तो आपके सामने आ जाएगा NCV-ln ऑफ T2 प्राइम बाई T2, एंड सिंस T2 प्राइम इज ग्रेटर देन T2, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम पॉजिटिव। तो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, एंट्रोपी सिस्टम का बढ़ता है। इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में, इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। और हेंस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग करेंगे तो यहां हर हाल में ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि डेल्टा एस सिस्टम हमेशा 0 होता है। अब इसको दूसरे तरीके से समझो। हम ये बोले थे आपसे कि आइसोलेटेड सिस्टम में जब जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा एंट्रोपी बढ़ेगा। हर इरिवर्सिबल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। एडियाबेटिक सिस्टम को आइसोलेटेड मान लो, नहीं मान सकते क्या? और नियरली आइसोलेटेड सिस्टम जहां कोई एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है मान लो,
तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो यहां पर एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा। एक्चुअली एडियाबेटिक सिस्टम इज नॉट एन आइसोलेटेड, ये हम पढ़ाए थे आपको, क्योंकि वर्क एनर्जी का ट्रांसफर तो हो ही रहा है। खैर उस नजरिए से भी देखा जा सकता है। अब बोलो क्या डाउट था, किसा का? मतलब ये वैल्यू, इसका वैल्यू 0 है, हम 0 कहीं भी माइनस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसलिए तो बोले कि अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा। अब ये 0 हटा के वो एक्सप्रेशन लिख दिया, क्या कर पड़े, वो तो भी 0 है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो प्रूफ करने के लिए किए। ये क्लियर है? टीएस डायग्राम, टेम्परेचर versus entropy diagram, and obviously this temperature versus entropy, this is entropy of system, सिस्टम का एंट्रोपी का बात हो रहा है और सिस्टम का टेम्परेचर का बात हो रहा है। इस डायग्राम में जैसा भी कर्व आएगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या दे देगा, क्यू रिवर्सिबल, क्योंकि हमें पता है डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी जो होता है वो डीएस होता है। डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी क्या होता है, डीएस। तो डी क्यू रिवर्सिबल क्या हो गया, टी डीएस, इंटीग्रेट कर दिए, टोटल क्यू रिवर्सिबल इज बेसिकली इंटीग्रल ऑफ टी डीएस, and integral TdS will represent the area under the curve. TS diagram में area under the curve will always give you the reversible heat. आइसोथर्मल में ये TS डायग्राम कैसा दिखेगा, आइसोथर्मल के लिए ये टीएस डायग्राम कैसा दिखेगा। तो आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो ऐसा लाइन दिखेगा, है कि नहीं। तो एंट्रोपी बढ़ेगा कब, एक्सपेंशन। एंट्रोपी घटेगा कब, कंप्रेशन। लेकिन रहेगा ये स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट टेम्परेचर पर एंट्रोपी कब बढ़ता है, जब वॉल्यूम बढ़ता है या प्रेशर घटता है, एक्सपेंशन। और कांस्टेंट टेम्परेचर पर एंट्रोपी कब घटेगा, जब वॉल्यूम घटेगा या प्रेशर बढ़ेगा, कंप्रेशन। ऐसा एडियाबेटिक में ये कर्व कैसा दिखेगा, एडियाबेटिक में ये कर्व कैसा दिखेगा, टीएस। हम कह रहे हैं रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक में ये कर्व कैसा दिखेगा, का 0। अबे डेल्टा एस 0 होता, यहां तो एस है। In a adiabatic reversible process, entropy remains constant. Therefore, we say delta S system 0. Delta S system 0 का मतलब constant entropy, and constant entropy process is called isentropic process. याद रखना ये टर्म, constant entropy process is isentropic process. Reversible adiabatic process is an isentropic process. Constant entropy process. Clear? क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ता कब है, कंप्रेशन के वक्त। टेम्परेचर घटता कब है,
एक्सपेंशन के बाद कार्नोट साइकिल को टेम्परेचर एंट्रोपी में प्लॉट करो। कार्नोट साइकिल को टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में प्लॉट करो। कैसा बना सर? बड़ा मुस्कुरा रहे हो आज यहां बैठ के। मुस्कुराने का राज क्या होता है? या तो कुछ समझ में नहीं आ रहा या ज्यादा समझ में आ रहा है। दोनों ही खतरा है। ज्यादा समझ में आना भी खतरा है और कुछ समझ में नहीं आना भी खतरा है। कार्नोट साइकिल का पहला स्टेप क्या होता है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल देख, 1 से 2 एक्सपेंशन। उसके बाद है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन में स्ट्रेट लाइन नीचे जाएगा, कांस्टेंट एंट्रोपी। रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो कंप्रेशन में बिल्कुल ये इस तरीके से जाएगा, स्ट्रेट लाइन 3 से 4 एंड बैक 4 से परफेक्ट रेक्टेंगल। प्लॉट द कार्नोट साइकिल H वर्सेस T, एंथैल्पी वर्सेस टेम्परेचर। Plot the Carnot cycle, enthalpy versus temperature. एंथैल्पी वर्सेस टेम्परेचर T, केल्विन। 1 से 2 क्या है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल में डेल्टा T 0, डेल्टा T 0, तो डेल्टा H H वर्सेस T। H इज एंथैल्पी। डेल्टा T 0 हुआ ना आइसोथर्मल में, तो आइसोथर्मल में डेल्टा T अगर 0 हो गया तो डेल्टा H 0 का मतलब H इज कांस्टेंट। माने H भी कांस्टेंट और T भी कांस्टेंट, मतलब कि 1 और 2 बेचारा एक ही जगह। समझ आ रहा? 1 and 2 विल रिप्रेजेंट अ पॉइंट। उसके बाद हुआ एडियाबेटिक एक्सपेंशन। टेम्परेचर घटता है। टेम्परेचर अगर घटता है तो डेल्टा H भी नेगेटिव, माने H भी घटेगा। हमें पता है कि डेल्टा H होता है NCP डेल्टा T, तो हम लिख सकते हैं ना कि H इज प्रोपोर्शनल टू T। टेम्परेचर घटेगा तो H भी घटेगा, लेकिन कैसे घटेगा? लीनियरली, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। 2 से 3 टेम्परेचर भी घटा और H भी घटा। अगर इसको हम आगे बढ़ाते तो ओरिजिन से निकल जाता, लेकिन ओरिजिन तक जाएगा नहीं। 2 से 3 आ गए, 3 से 4 सेम आइसोथर्मल, 3 और 4 एक ही जगह, और 4 से 1 कार्नोट साइकिल बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन व्हेन प्लॉटेड H वर्सेस T या इवन U वर्सेस T, क्योंकि H और U का जो प्रॉपर्टी है टेम्परेचर के साथ सेम है। क्लियर है? मान लो एक कॉपर का ब्लॉक है, Cu कॉपर,
एट टेम्परेचर T1 और इसका C स्पेसिफिक कैपेसिटी। सेम साइज का कॉपर का ब्लॉक है, टेम्परेचर T2, C, M मास, लेकिन दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे। ये दोनों कॉपर के ब्लॉक को कांटेक्ट में लाया गया एक आइसोलेटेड सिस्टम में, नो हीट एक्सचेंज, दोनों को कांटेक्ट में लाया गया तो जरूर हीट फ्लो करेगा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, और वो तब तक फ्लो करेगा जब तक कि वहां कोई फाइनल टेम्परेचर ना बन जाए। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों ब्लॉक को कांटेक्ट में लाए और लेट टेम्परेचर T1 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T2। ये ज्यादा गर्म था, ये ठंडा था, तो ऑब्वियसली हीट कहां से कहां गए हो। अब हम ये कोशिश करेंगे इस पूरे सिस्टम में एंट्रोपी का चेंज क्या हुआ। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे ही दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे, एक कॉपर का ब्लॉक गर्म होगा और दूसरा ठंडा होगा, बात बोल सकते हैं ना। एक हीट लॉस करेगा और एक हीट गेन करेगा। तो हमें पता है कि डेल्टा एस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड व्हाइल हीटिंग और कूलिंग इज ऑलवेज NC ln T2 by T1, T1 फाइनल टेम्परेचर, T1 फाइनल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर, T1 इनिशियल टेम्परेचर, बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले का एंट्रोपी चेंज कितना, छोड़ो, पहले तो हम लोग एंट्रोपी चेंज बाद में निकालेंगे। फाइनल टेम्परेचर का एक्सप्रेशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं। हीट लॉस विल बी इक्वल टू हीट गेन, एक जितना हीट लॉस करेगा दूसरा उतना ही हीट गेन करेगा। तो पहले वाला कितना हीट लॉस करेगा, NC इंटू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। हीट लॉस MC थीटा, हीट गेन वो भी MC थीटा ही होता। C अगर पर मोल में मान के चल रहे इसलिए हम N लिख दी। ये हो गया हीट लॉस, ये समझ में आ रहा सबको। विल बी इक्वल टू हीट गेन NC फाइनल टेम्परेचर TF इनिशियल टेम्परेचर T2। नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना चाहिए ना। ये फाइनल टेम्परेचर कम है ना, इसके लिए T1 अगर ज्यादा है तो फाइनल टेम्परेचर T1 से कम होगा, तो यहां पर T1 माइनस TF, और इसके लिए फाइनल टेम्परेचर T2 से ज्यादा होगा। फाइनल टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में आएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ हीट लॉस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ हीट गेन दोनों को बराबर कर दिए। जब दोनों को बराबर कर दिए तो फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा, T फाइनल विल कम T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2, बिल्कुल एवरेज, क्योंकि सब दोनों का मास सेम था, C भी सेम था। तो हम एकदम सिंपल केस लेकर चल रहे हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे पहले वाले का एंट्रोपी चेंज। तो पहले वाले का एंट्रोपी चेंज जो होगा वो होगा NC ln फाइनल टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई 2 डिवाइडेड बाई इनिशियल टेम्परेचर T1। दूसरे वाले का एंट्रोपी चेंज NC ln फाइनल टेम्परेचर T1 प्लस T2 बाई 2 इनिशियल टेम्परेचर T2। नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने से हो जाएगा NC ln T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4T1 T2। दोनों को जोड़ दो, ln में A प्लस B को ln A भी लिख दी। कॉपी करो यहाँ तक, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ये यार सीधे सीधे T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4T1 T2 डिवाइडेड बाई 4T1 T2। इसको लिख सकते हैं NC ln ऑफ 1 प्लस T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4T1 T2। पॉजिटिव पॉजिटिव, 1 प्लस पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा सिस्टम ओवरऑल विल कम ग्रेटर देन
0। और इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जब हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है तो ओवरऑल एंट्रोपी इंक्रीजेस। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब ओवरऑल एंट्रोपी इंक्रीजेस। By how much does the entropy of by how much does the entropy of by how much does the entropy of 3 moles of ideal gas by how much does the entropy of 3 moles of ideal gas change in an isothermal expansion from 2 atmosphere to 1 atmosphere. In an isothermal expansion from 2 atmosphere to 1 atmosphere. Full stop. If the expansion has happened against constant pressure of If the expansion has happened against a constant pressure of 1 atmosphere and 300 Kelvin, 1 atmosphere and 300 Kelvin, show that the expansion is spontaneous and irreversible. Show that the expansion is spontaneous and irreversible. गैस का एंट्रोपी में कितना चेंज आएगा, मतलब कि सिस्टम का एंट्रोपी में चेंज पूछ रहा है। गैस का एंट्रोपी चेंज मतलब सिस्टम का एंट्रोपी चेंज। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज हमेशा रिवर्सिबल मानते हुए, है ना। तो डेल्टा एस सिस्टम तो एनीवे चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, 3R ln P1 अपॉन P2 दैट इज 3R ln 2 हो गया डेल्टा एस सिस्टम। फिर सवाल कह रहा है कि अगर ये एक्सपेंशन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर हुआ है ना, तो कितना प्रूफ करो कि ये इरिवर्सिबल है। तो ठीक है, इफ इरिवर्सिबल एक्चुअली तो डेल्टा यू तो अभी भी 0 होगा क्योंकि आइसोथर्मल है। क्यू हो जाएगा माइनस ऑफ डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल कितना है 1 एटमॉस्फेयर, V2 को लिख सकते हैं nRT2 nRT अपॉन P2 1 माइनस nRT अपॉन P1 2। तो ये 2 और 1 का एटमॉस्फेयर का यूनिट कट गया, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा nRT/2 माइनस nRT अपॉन 2। ये वर्क डन आया, ये वर्क डन आया। तो Q कितना आएगा बेटा, Q आएगा nRT अपॉन 2, लेकिन ये Q जो आया है वो सिस्टम के लिए आया है। अब तक जो हम जो लिख रहे थे फर्स्ट लॉ ये वो सब सिस्टम के लिए था। पॉजिटिव क्वांटिटी Q का पॉजिटिव मतलब सिस्टम गेन किया है हीट, तभी तो एक्सपेंशन हुआ है गैस का। लेकिन अगर हम बोले Q एक्चुअल फॉर सराउंडिंग कितना, माइनस nRT/2, टेम्परेचर दे दिया है 300। खैर, तो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना हो गया,
डेल्टा एस सराउंडिंग हो गया दिस डिवाइडेड बाई टेम्परेचर टी, टी टी कट जाएगा, माइनस ऑफ एन आर बाई 2, या लिखेंगे माइनस ऑफ 3R/2। डेल्टा एस सिस्टम कितना, चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, अगर 2 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर तक गया है तो हमेशा रिवर्सिबल ही मानेंगे। तो जो यहां कैलकुलेट किए थे वही चीज, तो हो गया 3Rln2। तो डेल्टा एस टोटल कितना हो जाएगा, डेल्टा एस टोटल हो जाएगा 3R कॉमन ले लिए, ln2 माइनस हाफ। ऐसे कैसे हो गया, अरे ln2 है बेटा, 0.3 थोड़ी है वो, 0.693 है। तो ठीक है, सवाल सही है, ये ग्रेटर देन 0 आया, हेंस इट इज इरिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।